तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट अस स्टार्ट द क्लास टुडे। हम लोगों ने कल की क्लास में ये जाना था कि जो साइड डिस्टेंसेस हैं उन साइड डिस्टेंसेस में से ओएसडी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे एंड ओएसडी वाज ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, जो कि हमारे पास तीन अलग अलग डिस्टेंसेस से मिलकर बना है D1 प्लस D2 प्लस D3। ठीक है, जिसमें से D1 वॉज द डिस्टेंस जो फास्ट मूविंग व्हीकल स्लो मूविंग व्हीकल को फॉलो करने के टाइम पर कवर अप करती है स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड से। VB इंटू TR, TR वो रिएक्शन टाइम 2 सेकंड का जिसके लिए आप स्लो वाली व्हीकल को फॉलो करते हो। फिर जो फास्ट मूविंग व्हीकल थी ए वाली, 2 सेकंड के फॉलो करने के बाद ओवरटेकिंग ऑपरेशन चालू करती है, तो ओवरटेकिंग ऑपरेशन चालू करने पर जो डिस्टेंस कवर होता है दैट इज इक्वल टू B प्लस 2S के बराबर। या तो B प्लस 2S कहो या फिर हम कह सकते हैं UT प्लस हाफ AT स्क्वायर के कॉन्सेप्ट से VB इंटू कैपिटल T प्लस हाफ AT स्क्वायर, जहां पर अभी भी हमारे पास कंडीशन है कि इनिशियल स्पीड ए वाली व्हीकल की अभी भी स्लो वाली ही रहेगी, फिर तो वो एक्सेलरेट करना चालू करेगा और फिर जाकर उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो हमारे पास हम B प्लस 2S के कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं कि B क्या था हमारे पास, B यूज टू बी वो डिस्टेंस जो स्लो मूविंग व्हीकल ने कवर किया। तो VB इंटू कैपिटल T के बराबर तो B हो गया। 2S के केस में S क्या था, स्पेस हेडवे, दो व्हीकल के बीच की मिनिमम दूरी जिससे कि ओवरटेक करने के टाइम पर उनके बीच में कोलिजन ना हो जाए। तो उस केस में हमारे पास 2S में से S निकल कर आता है क्या, 0.7 इंटू VB प्लस L, जहां पर हमारे पास 0.7 वो टाइम पीरियड है जो उन दोनों के बीच की गैप को कवर अप करने में यूज होता है। और VB वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से फास्ट मूविंग व्हीकल अब चल रही होगी। हमारे पास L जो है वो होता है लेंथ ऑफ द व्हील बेस कि दो गाड़ियों मतलब एक गाड़ी की जो टोटल लेंथ कितनी हो सकती है वो हम लेंथ ऑफ द व्हील बेस के लेकर चलते हैं। ठीक है, हमारे पास अगर हम बात करें D3 डिस्टेंस के लिए, सो द D3 डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड, जो ऑपोजिट डायरेक्शन से आने वाली व्हीकल है उसकी स्पीड जो कि फास्ट मूविंग व्हीकल के बराबर होगी, तो वो होगी VA या VC लिख लो, दोनों फास्ट मूविंग व्हीकल है, VC इंटू कैपिटल T के बराबर, वे कैपिटल T इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4S अपॉन A। ठीक है, जहां पर S हमारे पास क्या है, स्पेस हेडवे। हमने इन अलग अलग तरीकों से निकाला था कि हमारे पास क्या हमारा स्पेस हेडवे और हमारा टाइम पीरियड निकल कर आता है। अगर हम बात करें वी फर्दर मूव्ड ऑन टू कि हमारे पास ये जो D1 प्लस D2 प्लस D3 मिलके OSD बना है, ये OSD अलग अलग केसेस में अलग अलग होगा। अगर हमारे पास 2 वे ट्रैफिक है तो D1 प्लस D2 प्लस D3 होगा, अगर 1 वे ट्रैफिक है तो सिर्फ D1 प्लस D2 होगा OSD। हमारे पास अगर डिवाइडेड रोड है तो सिर्फ D1 प्लस D2 होगा, अगर अनडिवाइडेड रोड है तो D1 प्लस D2 प्लस D3 होगा। अगर मल्टी लेन रोड है तो हमारे पास D1 प्लस D2 ही होगा, D3 की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लेन्स हमारे पास इतने सारे हैं कि आगे से आने वाली व्हीकल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वी फर्दर मूव्ड ऑन टू, हम फिर आगे बढ़े और फिर हमने डिस्कशन किया कि हमारे पास ये OSD जो है ये हर जगह पॉसिबल तो नहीं होता है। जनरली मल्टी लेन वाले रोड्स होते हैं वहां पर तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन जब कभी रोड्स की रिस्ट्रिक्शन होती है और हमें वहां पर भी ओवरटेकिंग ऑपरेशन करवाना है तो उसके लिए हम रोड्स में कहीं कहीं पर बीच में ओवरटेकिंग जोन प्रोवाइड करेंगे एट पर्टिकुलर इंटरवल। तो हमारे पास वो जो ओवरटेकिंग जोन्स होते हैं उन ओवरटेकिंग जोन्स के लिए हमें पोस्ट लगाने होते हैं कि आगे चल के ओवरटेकिंग जोन चालू होने वाला है, तो आपको ओवरटेक करना है तो ओवरटेक कर सकते हो, और ओवरटेक करने के बाद या ओवरटेक जोन देने के बाद हमें बताना पड़ता है कि आगे चलकर हमारा ओवरटेकिंग जोन खत्म होने वाला है, तो अब कोई ओवरटेकिंग ऑपरेशन मत करना, अदरवाइज एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो हमारे पास ये ओवरटेकिंग जोन की जो मिनिमम लेंथ है आपको वो देनी पड़ती है 3 टाइम्स ऑफ OSD के बराबर, 3 गुना ऑफ OSD। और लेकिन डिजायरेबल कितनी है कि भाई अगर अच्छे से करवाना है तो 5 टाइम्स ऑफ OSD के बराबर तो देकर चलना ही पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास हमने एक और डिस्कशन किया था कि OSD कैलकुलेट करते वक्त इसमें ग्रेडियंट का इफेक्ट कभी भी नहीं लेंगे। रीजन उसका ये क्योंकि ग्रेडियंट का इफेक्ट अगर ले भी लेंगे तो अगर ऊपर चढ़ रहे हैं और किसी को ओवरटेक करना है तो ग्रेडियंट का इफेक्ट वो ऑलरेडी अपनी खुद की गाड़ी की पावर से कंपनसेट कर देगा। मतलब अगर
ओवरटेक करते टाइम गाड़ी पे पीछे का बैकवर्ड फोर्स ज्यादा लग रहा है तो वो गाड़ी का और एक्सीलरेटर बढ़ा देगा और तेजी से ओवरटेक कर लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और जब नीचे आ रहा है तो नीचे आते वक्त अगर वो एक्सेलरेट करे और गाड़ी भी नीचे तरफ खिंचाती चली जाए ग्रेविटी कारण, तो शायद वो एक्सेलरेशन कम ही देगा लेकिन ओवरटेक सेफली ही करेगा। इन दैट केस ग्रेडियंट का इफेक्ट कंसिडर नहीं किया जाता ओएसडी के केस में। हमारे पास हमने ये डिस्कशन किया था कि अगर ओएसडी नहीं दे पा रहे हैं इन केस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इन सर्टेन कंडीशन, साइड कंडीशंस के केस में हम ओएसडी की जगह आईएसडी प्रोवाइड करते हैं जिसकी लगभग लगभग लेंथ जो होती है वो 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी होती है, 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी होती है। तो इन तीनों में से सबसे पहले समझ में आया कि ओएसडी सबसे ज्यादा बड़ा, फिर आईएसडी, फिर एसएसडी के बराबर, ठीक है, फिर एसएसडी। हमारे पास तीनों का जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर निकल कर आता है। हमारे पास तीनों ही केसेस में हमने जाना था कि जब हम अलग अलग केसेस की बात करते हैं एसएसडी, आईएसडी और ओएसडी की, तो इन तीनों ही केसेस में कंडीशन ये निकल कर आती है कि तीनों केसेस में जो ड्राइवर की आंखों का जो लेवल है रोड सरफेस से, पेवमेंट सरफेस से, कैरिज वे से, वो 1.2 मीटर माना जाएगा। और आईएसडी और ओएसडी के केस में जो सामने ऑब्स्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, जो सामने से गाड़ी आ रही है, जिस गाड़ी को ओवरटेक करना है, उस गाड़ी में भी हम लगभग लगभग उसी लेवल पर देख रहे होंगे, हम नीचे नहीं देख रहे होंगे। तो वहां पर भी ऑब्स्ट्रक्शन या सामने वाली व्हीकल का जो हम लेकर चलेंगे हाइट, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 1.2 मीटर के बराबर। लेकिन एसएसडी के केस में हमें तो किसी से कोलाइड होने से बचना है, किसी से टकराने से बचना है, तो द ऑब्जेक्ट कैन बी स्मॉलर, बहुत छोटा हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 0.15 मीटर से बड़ा हुआ देन वी विल हैव अ चांसेस ऑफ कोलाइडिंग। तो लगभग लगभग उतनी हाइट का ऑब्जेक्ट देखना हमारे लिए पॉसिबल होना चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? फिर हमने आगे बढ़े थे और हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है, हम आगे बढ़े थे, क्वेश्चन सॉल्व किया था, एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। अब बात कर लेते हैं। हाँ, याद आ गया मुझे, अब फंस गए आप। सिर्फ गिनती के 4-5 लोगों ने ही सोल्यूशन भेजा था और बाकी लोग क्या है, आज मैं उनके नाम भी गिन लेता हूं। हाँ ठीक है, अमन कुमार पटेल का नहीं आया, नेहा का आया है, आशीष कुमार का नहीं आया, रोहिणी का नहीं आया, निशांत का आया है मेरे पास, कृष्णा का आया है, प्रियंका का आया है, शकुन का आंसर नहीं आया, हिमांशु का आंसर नहीं आया, विनीत का आंसर नहीं आया, रोहित का आया है, मुकुंद कुशवाहा का भी आंसर नहीं आया और ठाकुर ज्ञानेंद्र का भी आंसर नहीं आया। बहुत ही बढ़िया। आप लोग क्या कर रहे हो? फिर तैयारी मत करो, फिर क्या करोगे ऐसे पढ़ के? सर हमने सेंड किया है। अच्छा रोहिणी आपने सेंड किया है, ठीक है, तो मुझे ध्यान नहीं रहा होगा, ठीक है, बट बाकी लोग जो हैं वो भी थोड़ा ध्यान दें। जिनका नहीं आया उनका क्या करना है सर? हाँ निशांत सही बात है, उनका क्या करना है? उनका तो ऑलरेडी अपने आप ही हो रहा है, हम क्या करेंगे उनका, ठीक है। बट फिर भी बेटा थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, जिन लोगों ने नहीं सेंड किया वो थोड़े सीरियस हो जाओ, ठीक है, इस चीज के लिए कि हाँ हमें कुछ ना कुछ करना ही है। चलो ठीक है, तो मुझे बताओ सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, उस क्वेश्चन में हमारे पास कंडीशन क्या थी? जो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उस क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी? जस्ट लेट मी सी कि मैंने क्या क्वेश्चन दिया, वैसे मुझे याद नहीं है, मैंने क्वेश्चन अपने मन से फ्रेम थोड़ा बहुत किया था। तो जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें डिजाइन स्पीड ऑफ व्हीकल 90 kmph थी। सेकंड क्वेश्चन जो दिया था उसमें डिजाइन स्पीड ऑफ व्हीकल 90 kmph थी, ठीक है, डिजाइन स्पीड ऑफ व्हीकल 90 kmph थी और एक्सेलरेशन था 0.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? 92 था। चलिए ठीक है भाई, हमारे पास एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें डिजाइन स्पीड थी 92 kmph और एक्सेलरेशन की वैल्यू थी 0.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? यही हमारे पास क्वेश्चन था। 2 लेन 1 वे था, चलिए ठीक है, 92 थी सर, ओके। और ये क्या था? 2 लेन 1 वे रोड था, इट वॉज अ 2 लेन 1 वे। तो भाई बात समझ में आती है कि रिक्वायर्ड हमारा ओएसडी जो है 2 लेन है 1 वे है, तो D1 प्लस D2 आएगा, ठीक है, D1 प्लस D2 आएगा। मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं, मुझे सिर्फ आप आंसर बताओ कि आंसर क्या आ रहा है इसका आंसर बताओ मुझे, सॉल्व नहीं कर रहा हूं, सॉल्व तो आप ही करना है। 2 लेन 1 वे था, आंसर क्या आ रहा है जल्दी से बताओ।
285.43। चलिए ठीक है, 285 आंसर आएगा लगभग लगभग 285 मीटर्स के बराबर। 3-4 लोगों का आंसर आया है तो लगभग लगभग ये आंसर सही है। ठीक है, 285, 289, 286 ये सब सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो जाता है, सो दिस इज करेक्ट। जितने लोगों का ये आंसर नहीं आया है दोबारा ट्राई कीजिएगा कि कैसे ये आंसर नहीं आ रहा है और कैसे बाकी सब लोगों का आंसर आ गया है। और नहीं समझ में आता है तो मुझसे डाउट पूछेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बैठे बैठे सोचते रह जाएंगे। चलिए ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने दिया था उसमें मैंने वी फास्ट दिया था लगभग लगभग 65 kmph का, और मैंने वी स्लो दिया था लगभग लगभग 35 kmph का। राइट, इतना ही कुछ दिया था मैंने, 65 और 35 kmph का। और एक्सेलरेशन मैंने दिया था, मैंने एक्सेलरेशन उसके अंदर दिया था एज फार एज आई थिंक 0.99। ठीक है, एक्सेलरेशन दिया था, एक्सेलरेशन वाज 0.99 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये था हमारे पास 2 वे 2 लेन। ठीक है, तो यहां से रिक्वायर्ड ओएसडी जो आना चाहिए था वो D1 प्लस D2 प्लस D3, और हमसे पूछा गया था 3 इंटू ओएसडी क्या होगा और 5 इंटू ओएसडी क्या होगा। हाँ या ना, मतलब मिनिमम एंड डिजायर्ड लेंथ ऑफ, मिनिमम एंड डिजायर्ड लेंथ ऑफ हमसे पूछा गया था ओवरटेकिंग जोन। तो मुझे तो पहले बता दो कि रिक्वायर्ड ओएसडी कितना आया था बच्चों का, रिक्वायर्ड ओएसडी कितना आया था 244.98, बच्चे ने बताया 244। चलिए ठीक है, 244.98 मीटर के बराबर आया था। चलिए ठीक है, 245 मान लेते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ अब बाकी आंसर क्या आने चाहिए। बाकी आंसर, अगर ये आंसर 244.98 आ रहा है तो बाकी आंसर क्या आने चाहिए, 3 टाइम्स ऑफ ओएसडी। अगर ये आया है तो फिर ये दोनों भी आपके लगभग लगभग सही आएंगे। ठीक है, लगभग लगभग सही आएंगे, देयर इज गोइंग टू बी नो प्रॉब्लम इनटू इट। ठीक है, ओके प्रियंका, वेरी गुड। 733.878 एंड 5 ओएसडी आया, 1 2 2 3 सही है, बहुत बढ़िया। यही लगभग लगभग यही सारे आंसर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, ओके फाइन। चलिए, ये तो बहुत ही बढ़िया किया आप लोगों ने कि आंसर तो दिए हैं कम से कम, बहुत ही बढ़िया। चलो ठीक है, तो आज की क्लास फिर अब यही से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था कल। ठीक है, ये दोनों मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं, सॉल्व आपको खुद को करना है। सॉल्व किया जा सकता है खुद से, कैसे करना है इस पर आपको सोचना है। ठीक है, डाउट आता है तो पूछना। एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखाया है कैसे आसानी से किया जा सकता है, दैट यू हैव टू थिंक अबाउट इट, है ना। चलिए ठीक है, फिर इसके बाद हम फर्दर मूव करे थे कि भाई ये तो चलो ठीक है, समझ में आ गया कि एसएसडी क्या है, ओएसडी क्या है, आईएसडी क्या है। लेकिन फिर भी व्हेन वी फर्दर मूव्ड ऑन टू, जब हम फर्दर आगे और बढ़े, ठीक है, तो हमने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में बात करा। और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में जाना था कि रोड के डायरेक्शन में बदलाव आते हैं, स्ट्रेट नहीं होता, और बदलाव आते हैं तो बदलाव आने के बाद वहां पर कर्व्स भी आएंगे, कर्व्स की अलग अलग लेंथ आएगी, कर्व्स के अलग अलग रेडियस आएंगे, कर्व्स के अलग अलग शेप आएंगे, सुपर एलिवेशन आएगा, विड्थ आई, एक्स्ट्रा विड्थ आएगी, हमारे पास वहां पर सेटबैक डिस्टेंस आएगा, शिफ्टिंग ऑफ कर्व आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। और ये निर्भर करती है डिजाइन स्पीड ऑफ द रोड पर। और डिजाइन स्पीड ऑफ रोड खुद अपने आप में दो चीजों पर निर्भर करता है, दैट इज द क्लास ऑफ द रोड, कि किस तरह का रोड है और किस जगह पर बनाया गया है, मतलब किस टाइप ऑफ टेरेन में बनाया गया है। तो जो टेरेन है हमारे पास वो 4 तरह के डिफाइंड होते हैं, दैट इज रेफर्ड एज प्लेन टेरेन, दैट इज रेफर्ड एज रोलिंग टेरेन, दैट इज रेफर्ड एज माउंटेनस टेरेन, दैट इज रेफर्ड एज स्टीप टेरेन। इनका मतलब क्या है कि किसी भी जगह में जाओ आप हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में, वहां पर आसपास के एरिया का क्या स्लोप निकल कर आता है, उस स्लोप को ही बेसिकली हम, उस स्लोप के अकॉर्डिंग ही बेसिकली हम क्या टेरेन को डिफाइन करते हैं। अगर स्लोप हमारे पास 10% से कम है तो कहलाता है प्लेन टेरेन। अगर हमारे पास स्लोप, जो स्लोप है हमारे पास वो 10 से 25% के रेंज में होता है तो कहलाता है हमारे पास रोलिंग टेरेन। अगर स्लोप हमारे पास 25% से 60% के बीच में तो कहलाता है माउंटेनस टेरेन। और अगर स्लोप हमारे पास 60 से ज्यादा परसेंट में है तो दैट इज रेफर्ड एज स्टीप स्लोप। ठीक है, हमारे पास या फिर स्टीप टेरेन। और हमने बात की थी कि हमारे पास जो डिजाइन स्पीड है, जो डिजाइन स्पीड है वो रूलिंग और मिनिमम 2 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होती है। रूलिंग मतलब वो स्पीड जिसके बेसिस पर सारे ज्योमेट्रिक डिजाइंस डिसाइड किए जाते हैं।
लेकिन कभी कभी रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं किसी साइट पर कि नेशनल हाईवे तो है लेकिन थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है यहां पर, या इकोनॉमिक एस्पेक्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो हम वो रूलिंग स्पीड के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ और मिनिमम स्पीड डिसाइड करनी पड़ेगी। तो हमारे पास जो डिजाइन स्पीड होती है वो दो तरह की होती है। वन इज रेफर्ड एज रूलिंग, जिसके अकॉर्डिंग सारी चीजें डिजाइन की जाती है, लेकिन कहीं पर उसके अकॉर्डिंग डिजाइन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मिनिमम स्पीड डिजाइन करनी पड़ेगी या फिर मिनिमम स्पीड डिसाइड करनी पड़ेगी। तो हमारे पास दो तरह की डिजाइन स्पीड होती है, वन इज रेफर्ड एज रूलिंग एंड वन इज रेफर्ड एज हमारे पास मिनिमम डिजाइन स्पीड। ये हमारे पास टेरेन के बेसिस पर डिपेंड करती है और क्लास ऑफ रोड पर डिपेंड करती है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एमडीआर, ओडीआर और हमारे पास विलेज रोड के लिए हमने अलग अलग टेरेन के लिए अलग अलग स्पीड डिजाइन की, स्पीड डिसाइड कर रखी है, जो आपको ध्यान रहनी चाहिए। हमने आर्टीरियल रोड, सब आर्टीरियल रोड, लोकल स्ट्रीट, कलेक्टर रोड सभी के लिए डिजाइन स्पीड हमने मेंशन कर रखी है और हमने यहीं से हमारा डिस्कशन एंड किया था कि अब आगे चलकर हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक पर कि जब गाड़ी हमारी किसी रोड पर चल रही है, रोड पे जब सीधे सीधे चल रही तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर रोड पर टर्न आ गया और मैं अगर स्पीड अपनी बिना कम किए गाड़ी को मोड़ना चाहता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे 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 अपनी गाड़ी में इस तरफ टिल्ट होता चला जाऊंगा। ये क्यों हो रहा है, बात करते हैं इसी पर कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में जब हम कर्व पे मूव कर रहे हैं तो कर्व पे मूव करने के टाइम पर हमारे पास एक आउटर डायरेक्शन में, हमारे पास एक आउटर डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहते हैं इसे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही इफेक्ट देखना है कि किसी व्हीकल के ऊपर अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है तो व्हीकल के ऊपर कैसे कैसे प्रभाव पड़ते हैं। सो राइट डाउन द हेडिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन कर्व्स, ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व। लिखें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व। राइट डाउन द हेडिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स on horizontal curve, centrifugal force on horizontal curve, centrifugal force on horizontal curve। और इसमें लिखेगा when a vehicle moves in horizontal curve, when a vehicle moves in horizontal curve, when a vehicle moves in horizontal curve, it is subjected to centrifugal force, it is subjected to centrifugal force which acts in the outward direction, which acts in the outward direction of the curve, which acts in the outward direction of the curve, which acts in the outward direction of the curve, which acts in the outward direction of the curve। ठीक है, अगली हेडिंग लिखिएगा, राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग। अगली हेडिंग लिखिएगा इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स when there is no super elevation, effect of centrifugal force when there is no super elevation, effect of centrifugal force when there is no super elevation। इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हेन देयर इज नो सुपर एलिवेशन, जब सुपर एलिवेशन नहीं है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या इफेक्ट है। सुपर एलिवेशन नहीं है इसका मतलब क्या, इसका मतलब है इट मींस रोड इज हॉरिजॉन्टल, टिल्टेड नहीं है, वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल है। तो जरा देखते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल सिचुएशन को इमेजिन करिएगा कि आपके पास
ये कोई एक कर्व है, इस कर्व में ये एक गाड़ी एंटर करती है, ये कर्व पे ऐसे चल रही है, ये ऐसे चल रही है, ठीक है। अगर ये ऐसे चल रही है तो इस कर्व पर ये वाली एज हो जाएगी रेफर्ड एज इनर एज, और ये वाली एज हो जाएगी आउटर एज। और जब ऐसे चलेंगे तो इस गाड़ी पर बाहर तरफ एक फोर्स लगेगा, बाहर तरफ एक फोर्स लगेगा जिसे कहते हैं पी। हमने नाम दे दिया पी, रेफर्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां लग तो रहा है, एक काम करते हैं, इस गाड़ी का क्रॉस सेक्शन समझते हैं, ठीक है। इस गाड़ी का क्रॉस सेक्शन समझते हैं कि अभी तो हम टॉप से देख रहे हैं, एक कर्व चल रहा है और टॉप से देख रहे हैं तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। अब इसका पीछे से व्यू देखते हैं, तो पीछे से व्यू देखने पर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है अभी, ठीक है। रोहित कोरी ने कचड़े वाला वही सारी कचरी गाड़ी आ गई है, हाँ कचरी गाड़ी आ गई है, कचरी गाड़ी नहीं है वो, मतलब गाड़ी तो कचरे की है लेकिन वो सफाई करने आई है, कचरा लेने आई है, ठीक है। गाने की आवाज आ गई आप लोगों को, जो मेरे मन की आवाज है वो तो आप सुन ही नहीं पा रहे हो, आप गाना सुन रहे हो, ठीक है। अब जरा देखो, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, हमारे पास ये हमने रोड पेवमेंट बना लिया, ठीक है। ये रोड पेवमेंट बनाया और इस रोड पेवमेंट के ऊपर ये रही हमारी व्हीकल, ठीक है। दिस इज आवर व्हीकल। सर ये समझ में नहीं आ रहा, ये व्हीकल ऐसी कैसी व्हीकल है, ये व्हीकल अभी समझ में आ जाएगी आपको, नॉट अ प्रॉब्लम। ये इसके पीछे के टायर है और यहां पर ये लिखा हुआ है, हॉर्न ओके प्लीज, ठीक है। तो अब समझ में आ जाएगा कि हाँ ये व्हीकल पीछे से आप देख रहे हो, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, हमारे पास इस व्हीकल में ये इस व्हीकल का सेंटर है, राइट, ठीक है। ये इस व्हीकल का सेंटर है, तो इस व्हीकल के सेंटर को अगर मैं कहूं कि पेवमेंट कैरिज वे से इस व्हीकल के सेंटर की हाइट क्या है, तो मान लेते हैं h के बराबर, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि इस व्हीकल में हमारे पास इन दोनों टायरों के बीच की जो डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टायर्स, इसको मान लेते हैं b के बराबर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू b के बराबर। अच्छा कंडीशन ये समझ में आती है कि जब ये व्हीकल रोड पर चल रही है तो इस व्हीकल का जितना भी वजन है वो सारा वजन इन दोनों टायरों से नीचे आ रहा है, राइट। अच्छा इन दोनों टायरों से नीचे आ रहा है तो इन दोनों टायरों पर से भी हमारे पास इन्हीं लोकेशन से क्या लगेगा भाई, हमारे पास इन्हीं लोकेशन से लग रहा होगा क्या, मान लेते हैं रिएक्शन, ठीक है। यहां से भी रिएक्शन लग रहा होगा, यहां से भी रिएक्शन लग रहा होगा, जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही रिएक्शन रोड हमें देगा, ठीक है। हमारे पास अब क्या हो रहा है कि ये व्हीकल चल तो रही है लेकिन जब मुड़ने की कोशिश कर रही है तो बाहर तरफ एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा सेंटर से लगेगा, सेंटर ऑफ द बॉडी से, विच इज इक्वल टू पी के बराबर, ठीक है। कितना होगा उसकी भी बात अभी आगे चल के करेंगे, ठीक है। हमारे पास जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरफ लग रहा होगा तो इस केस में हमारे पास ये गाड़ी ऐसे चल तो रही है लेकिन इधर तरफ इस पे एक फोर्स लग रहा है, तो क्या ये गाड़ी मतलब ऐसे मुड़ते मुड़ते क्या इधर चली जाती है, क्या नहीं जाती, कभी कभार जब बहुत ज्यादा स्पीड होती है तब जाती है, अदरवाइज तो ये ऐसे टर्न कर जाती है। इसको इधर जाने से बचाता कौन होगा,
तो जो बचाता है वो है हमारा फ्रिक्शन फोर्स, जो बचाता है वो है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। जो बचाता है वो हमारा क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो अब हमारे पास यहां पर बात समझने वाली है कि अगर हमारे पास इस रोड पर हम चल रहे हैं, ठीक है, रोड पर हम चल रहे हैं, अगर ये कर्व नहीं होता, ठीक है, अगर ये कर्व नहीं होता तो हमारे पास ये गाड़ी स्ट्रेट लाइन में चल रही होती, स्ट्रेट लाइन में चल रही होती, ये कोई फोर्स लगता नहीं, गाड़ी का पूरा वेट इन दोनों चक्कों से इस रोड पर ट्रांसफर होता और दोनों से इक्वली ट्रांसफर होके इक्वल रिएक्शन मिलता। लेकिन अब हो क्या रहा है कि ये एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो ये एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो ये सेंटर से लग रहा है, तो इस गाड़ी को इधर धकेलने की कोशिश भी करेगा और हो सकता है ओवरटर्न करने की कोशिश भी करेगा, ओवरटर्न करने की कोशिश भी करेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें पहली कंडीशन, ऑन स्ट्रेट रोड हमारे पास स्ट्रेट रोड पर क्या होगा, आर ए इज इक्वल टू आर बी होगा। सर ये आर ए आर बी क्या है, ये वाला पॉइंट ए मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट बी मान लेते हैं, तो आर ए और आर बी दोनों रिएक्शन एक जैसे होंगे, दोनों ही रिएक्शन एक जैसे होंगे। लेकिन ऑन कर्व, ठीक है, ऑन कर्व हमारे पास यहां पर इस तरफ एक पुलिंग फोर्स लग रहा है, इस तरफ एक पुलिंग फोर्स लग रहा है, ये गाड़ी को इधर धकेलने की कोशिश कर रहा है और इधर उलटने की कोशिश कर रहा है। तो यहां से ये वाला जो रोड पे जो टायर है, ये टायर यहां से उठने की कोशिश करेगा, अगर ये उठेगा तो ये यहां से फोर्स कम लगाएगा, ये फोर्स कम लगाएगा तो क्या गाड़ी का फोर्स कम हो जाएगा, नहीं, गाड़ी का मैक्सिमम फोर्स फिर इस टायर पे लगने लगेगा, तो यहां से रिएक्शन बढ़ जाएगी। सो ऑन कर्व हियर, ठीक है, ऑन कर्व हियर हम ये कह सकते हैं आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, आर ए इज ग्रेटर देन आर बी। और अगर मान लो हमारे पास ये फोर्स ज्यादा हो गया, ये फोर्स ज्यादा हो गया, तो फिर ये वाली गाड़ी यहां से उठना चालू कर देगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाला टायर यहां से कांटेक्ट छोड़ने ही वाला होगा, सिर्फ टच हुआ है, कांटेक्ट छोड़ने ही वाला है। आप लोगों ने बचपन में ऐसा किया होगा ना, ठीक है, कि आप और आपके भाई बहन दोनों आपस में लड़ते हो, फिर एक ने एक को मारा, तो जितनी तेज आपने मारा उतनी ही तेज उसने मारा, फिर आपने थोड़ा सा और तेज मारा तो उसने और तेज मारा, फिर आपने धक्का दिया उसने धक्का दिया, दोनों लड़ लिए, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, धीरे से ऐसे टच करते हो। आपने जैसे धीरे टच किया, वो मारने की पाया था, आप कहते हो मैंने तो सिर्फ टच किया था, मैंने मारा ही नहीं था, मैंने कोई फोर्स लगाया ही नहीं था, सिर्फ टच किया था, उससे तो कुछ भी नहीं होता है। सेम वही चीज है कि जब सिर्फ टच कर रहा है ये हमारा टायर, तो इससे होगा कुछ भी नहीं, दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी जीरो, कंप्लीटली जीरो। तो ऑन दी वर्ज ऑफ, ठीक है, अगर हम बात करें ऑन दी वर्ज ऑफ ओवरटर्निंग हमारे पास आरबी इज गोइंग टू बी जीरो, आरबी इज गोइंग टू बी जीरो एंड नाउ vehicle has overturning about पॉइंट ए, पॉइंट ए के अबाउट, ये जो पॉइंट है हमारे पास, दिस पॉइंट इज रेफर्ड एज ए एंड दिस पॉइंट इज रेफर्ड एज बी। तो पॉइंट ए के अबाउट इसकी अब ओवरटर्निंग होगी, इस पॉइंट के अबाउट इसकी क्या होगी, ओवरटर्निंग होगी। तो जरा इस कंडीशन को भी समझ लेते हैं, ठीक है, हमारे पास यहां पर, ठीक है, ऑन द कर्व अगर हम बात करें, ऑन दी कर्व हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है किस चीज की, एक है
ओवरटर्निंग की, और एक है हमारे पास लेटरल स्कीडिंग की। ओवरटर्निंग की हमारे पास जो कंडीशन है और लेटरल स्कीडिंग की कंडीशन है, ये दोनों कब होगी? बोथ व्हेन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज मोर। तो अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम कंडीशंस की, सर ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होती है समझते हैं जरा। इक्विलिब्रियम कंडीशंस, जिसमें से पहली कंडीशन पे बात करते हैं, ड्यूरिंग ओवरटर्निंग। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस कंडीशन, और बैलेंस कंडीशन ओवरटर्निंग के टाइम पर क्या हो सकती है कि इस गाड़ी को ये फोर्स जितना ओवरटर्न करना चाहता है उतना ही इस गाड़ी का वजन इसको नीचे दबाना चाहता है। सर इस गाड़ी का वजन मतलब क्या? ये लो, ये आपका जो सेंटर है, इस सेंटर से इस गाड़ी का कुछ एक वेट लग रहा होगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग ओवरटर्निंग हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि ओवरटर्न कौन करा रहा है? ये P करा रहा है। कौन से? A पॉइंट के अबाउट। तो P इंटू, ये P तो हो गया फोर्स, और फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? H। तो ड्यूरिंग ओवरटर्निंग हमारे पास P इंटू H, तो ये तो बन गया ओवरटर्निंग मूवमेंट, ये गाड़ी को इस पॉइंट के अबाउट ओवरटर्न करा देगा, लेकिन हमारे पास यही W इस पॉइंट के अबाउट इस गाड़ी को नीचे दबाकर रखने की कोशिश करेगा। तो W इंटू कौन सा डिस्टेंस? तो ये B/2 का डिस्टेंस। तो P इंटू H इज इक्वल टू W इंटू B/2। दिन में से दोनों पर ध्यान रखना है कि ये कहलाता है हमारा, दिस इज रेफर्ड एज ओवरटर्निंग मूवमेंट। ओवरटर्निंग मूवमेंट है हमारे पास ये, और ये W इंटू B/2, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? रेजिस्टिंग मूवमेंट। और ये जो हमारे पास यहां पर, मेरे पास दूसरा कलर का मार्कर नहीं है, ठीक है, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन बताती है, ठीक है, बैलेंस्ड और इक्विलिब्रियम कंडीशन को, बैलेंस और इक्विलिब्रियम कंडीशन को। तो ओवरटर्निंग के टाइम पे इक्विलिब्रियम कंडीशन ये कहती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन ये कहती है कि ये वाला ओवरटर्निंग मूवमेंट है और ये वाला रिस्टोरिंग मूवमेंट है या रजिस्टिंग मूवमेंट है, अगर ये ज्यादा हुआ तो ओवरटर्निंग मूवमेंट ज्यादा हो गया इसके कंपैरिजन में तो गाड़ी ओवरटर्न कर जाएगी, अगर ये वाला मूवमेंट ज्यादा हुआ इसके रिस्पेक्ट में तो गाड़ी ओवरटर्न नहीं होगी। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इन दोनों में से जो भी ज्यादा हुआ गाड़ी की उस अकॉर्डिंग कंडीशन बदलती चली जाएगी। अगर हम दूसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें, अगर हम दूसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें, ड्यूरिंग लेटरल स्कीडिंग, लेटरल स्कीडिंग के टाइम पे मुझे ये बताओ, हमारी गाड़ी को ये वाला फोर्स बाहर तरफ धक्का दे रहा है और ये वाला फ्रिक्शन गाड़ी को इधर तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में हमारे पास हम कह सकते हैं P इज इक्वल टू F के बराबर। तो ये P तो हमारे पास क्या हो गया? क्या हो गया हमारे पास? ये हम कह सकते हैं स्कीडिंग फोर्स, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया रेजिस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अच्छा, ये स्कीडिंग फोर्स जो है ये हमारे पास क्या निकल कर आएगा? हमारे पास जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, स्कीडिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिख लेता हूं,
ठीक है, और ये हमारे पास हो गया रेजिस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स। तो हमारे पास जब P F के बराबर है तो ये तो बन गई इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर ये इससे ज्यादा हो गया तो फिर ये गाड़ी को बाहर तरफ धकेल देगा, और अगर ये इससे ज्यादा हुआ तो फिर ये गाड़ी को रोक कर रखेगा। रोक कर रखेगा मतलब कि गाड़ी को बाहर नहीं जाने देगा। क्या इतनी बात समझ में आती है क्या? अब ये फ्रिक्शन फोर्स की बात कर लेते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है? ठीक है, हमारे पास, ठीक है, सिंस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू लेटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू एन के बराबर, तो ये हो जाएगा लेटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू डब्ल्यू के बराबर। क्यों? क्योंकि हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वेट के बराबर ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर P इज इक्वल टू F इंटू डब्ल्यू। तो यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर P बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू स्मॉल f के बराबर। ठीक है, अच्छा इस वाले को भी मैं यहां पे थोड़ा सा चेंज करता हूं। चलो चेंज तो रहने दो, जस्ट राइट डाउन ओनली दिस कंडीशन। ठीक है, सिर्फ इतना ही मेंशन कर ले। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं इसको, ये यहां तक कि P जो है वो F इंटू डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, वेयर डब्ल्यू इज इक्वल टू वेट और F हमारे पास हो जाएगा लेटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास किसी टर्न पर अगर हमने कोई सुपरलेशन नहीं दिया है और रोड हॉरिजॉन्टल है तो उस टाइम पर क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस होगी। स्ट्रेट रोड है तो दोनों बराबर रहते हैं, कर्व है तो दोनों में से एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, और जब हमारे पास एक वर्ज ऐसा आ जाता है कि गाड़ी ओवरटर्न करने ही वाली है तो ये वाला पॉइंट हो जाता है हमारे पास, इस पे रिएक्शन जीरो हो जाती है और हमारे पास व्हीकल हैज नाउ ओवरटर्निंग अबाउट पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट ओवरटर्न करना चाहती है। तो जो कर्व है उस कर्व पे दो पॉसिबिलिटी, या तो ओवरटर्निंग हो सकती है या लेटरल स्किडिंग हो सकती है। दोनों कब होती है? जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू ज्यादा होती है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन समझते हैं कि जब ये ऑन दी वर्ज ऑफ ओवरटर्निंग होगा या लेटरल स्किडिंग वाली कंडीशन बनेगी तो ये कैसी इक्वेशन बनेगी और ये कैसी इक्वेशन बनेगी। अगर यहां तक समझ में आया है तो इसे नोट डाउन करना चालू करें, इसके आगे की कहानी इसके बाद चालू करते हैं। अगर समझ में आया तो लिखो, और अगर नहीं समझ में आया है ठीक है तो दोबारा हम समझ सकते हैं। रोहित कोरी ने पूछा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या सिर्फ फोर व्हीलर पर एक्ट करेगा? नहीं नहीं नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो चलते हुए इंसान पर भी लगेगा कि अगर आप दौड़ रहे हो, ठीक है, इफ यू आर रनिंग, एक काम करता हूं ये वाला पोर्शन हटा देता हूं, अगर आप दौड़ भी रहे हो कर्व पे दौड़ रहे हो तो भी आप पर भी लगेगा। कैसे लगेगा उस पर विचार कर लेते हैं। इसे हटा लेता हूं, अभी इस डायग्राम की जरूरत है। ठीक है, इसे हटा लेता हूं, इसकी जरूरत नहीं है अब। इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो इसे तो भी लिखे रहने देते हैं। चलिए ठीक है, अब इसको भी हटा देता हूं, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, रोहित का जो डाउट है उसके लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, इन जनरल जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है P इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, तो अगर आप किसी कर्व पे मूव कर रहे हो, आप किसी कर्व पे मूव कर रहे हो और उस कर्व का कुछ रेडियस है, उस कर्व का कुछ रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्व। ठीक है, अगर आप उस कर्व पे मूव कर रहे हो, आप चाहे मोटरसाइकिल से हो, चाहे ट्रक से हो, चाहे कार से हो, चाहे किसी भी, चाहे ऑटो रिक्शा से हो, किसी कर्व पे मूव कर रहे हो, उस कर्व का कुछ रेडियस है और आपकी कुछ वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, और कुछ मास है आपका, तो आपके ऊपर इन तीनों के रिस्पेक्ट में mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r
से कुछ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू निकल कर आएगी जो आपके ऊपर लग रहा होगा, जो आपको बाहर तरफ धक्का देगा। अगर आपके पास ज्यादा वजन रहा, आपका मास ज्यादा रहा, तो भी आपके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगेगा। अगर आपका रेडियस ज्यादा हो गया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। जब हम स्ट्रेट लाइन पर चलते हैं तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? ये स्ट्रेट लाइन भी एक रेडियस मतलब एक कर्व ही होगा जिसका रेडियस इनफाइनाइट हो सकता है, जिसका रेडियस इनफाइनाइट हो सकता है, मतलब बहुत दूर से जाके घूम कर आ रहा होगा। तो इसका मतलब रेडियस इनफाइनाइट है। रेडियस इनफाइनाइट मतलब समथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट मतलब जीरो होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जीरो। तो आप जब स्ट्रेट लाइन पर चल रहे हो तो क्या आपके पास बाहर तरफ फोर्स लग रहा है? क्या नहीं लग रहा। इन दैट केस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर के बराबर होता है। और यहीं से इसको समझते हैं कि हमारे पास P इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर से हमारे पास यहां पर सिंस W इज इक्वल टू एम जी से M इज इक्वल टू W बाय जी लिख सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर P इज इक्वल टू W V स्क्वायर बाय जी आर से हम लिख सकते हैं P बाय W इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय जी आर, जहां पर हमारे पास ये जो P बाय W है, दिस P बाय W इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल रेशियो और इंपैक्ट फैक्टर। क्या कहलाएगा ये? सेंट्रीफ्यूगल रेशियो और इंपैक्ट फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है। वी स्क्वायर बाय जी आर की वैल्यू अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सर कैसे इंपॉर्टेंट है? अभी आगे चल के समझ में आएगा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि पी बाय डब्ल्यू का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम बात करें, ठीक है, अलग अलग केसेस की बात करें कि अगर हमें ये कंडीशन है कि ऐसा ऐसा होता है तो ओवरटर्निंग के चांसेस बनते हैं, ऐसा ऐसा होता है तो लेटरल स्किडिंग के चांसेस बनते हैं। अगर मुझे अपने व्हीकल को बचाना है, क्या हम चाहते हैं क्या कि हम किसी कर्व पे चलें, या हम एज ए इंजीनियर ऐसा रोड डिजाइन करें कि कल को कोई भी गाड़ी इस टर्न पर आए, इस कर्व पर आए, तो वो ओवरटर्न भी हो जाए या वो स्किड भी कर जाए? हम नहीं चाहते। व्हाट वी वांट इज, हम चाहते हैं कि इन सारी चीजों में सेफ रहे। तो सेफ रहने के लिए अलग अलग केसेस की बात करते हैं। डिफरेंट केसेस व्हेन नो सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड। डिफरेंट डिफरेंट केसेस की बात करते हैं। पहला केस, फॉर सेफ अगेंस्ट ओवरटर्निंग। हमारे पास हम चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि हम सेफ हैं या नहीं ओवरटर्निंग से। फॉर सेफ अगेंस्ट ओवरटर्निंग, इसको मैं लिखूं फॉर सेफ अगेंस्ट ओवरटर्निंग, या लिख सकता हूं टू अवॉइड ओवरटर्निंग। ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। टू अवॉइड ओवरटर्निंग, ओवरटर्निंग से बचने के लिए। अच्छा, ओवरटर्निंग से बचने के लिए हम ये जानते हैं कि हमारा, ठीक है, जो रेजिस्टिंग मूवमेंट है, जो रेजिस्टिंग मूवमेंट है, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ओवरटर्निंग मूवमेंट। हाँ या ना? लेकिन मैं इसको इस तरह लिखता हूं कि हमारे पास जो हमारा ओवरटर्निंग मूवमेंट है तो शुड बी लेस देन इक्वल टू रेजिस्टिंग मूवमेंट, तो भी सही है। अगर ओवरटर्निंग मूवमेंट रेजिस्टिंग से कम हुआ तो ओवरटर्निंग नहीं होगी, और बराबर भी हुआ तो भी सिर्फ वर्ज पे रहेंगे लेकिन ओवरटर्निंग नहीं होगी। तो टू अवॉइड ओवरटर्निंग एम नॉट शुड बी लेस देन इक्वल टू एम आर। एम नॉट क्या है? ये रहा ओवरटर्निंग मूवमेंट। तो हमारे पास ये बनेगा P इंटू एच इज लेस देन इक्वल टू
W इंटू बी बाई टू। एक काम करता हूं, W को नीचे ले आता हूं, H को इधर भेज देता हूं, तो ये बनेगा P बाई डब्ल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू B बाय 2H। और ये इंपॉर्टेंट कंडीशन बन जाती है। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन इस तरह बन जाती है कि हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है या इंपैक्ट फैक्टर है P बाई डब्ल्यू, ठीक है, शुड बी लेस देन इक्वल टू B बाई 2H। आप अपनी गाड़ी के अंदाज लगा लो कि हमारी गाड़ी का CG कहां पर होगा, दोनों टायरों के बीच की दूरी कितनी है, तो दोनों टायरों के बीच की दूरी डिवाइडेड बाय 2 इंटू एच करते हैं, तो क्या हमारे पास वो वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू आएगी V स्क्वायर अपॉन GR से। हम ये वाली कंडीशन तो ऑलरेडी जानते हैं। जब हम गाड़ियों की डिजाइनिंग करते हैं तो हम जानते हैं कि हमें सीजी कहां पर रखना है। सीजी कहां पर रखना है, हम जनरली सीजी लो रखते हैं। लो रखते हैं मतलब एच की वैल्यू कम रखते हैं। एच की वैल्यू कम रहेगी तो ये वाली वैल्यू ऑलरेडी ज्यादा रहेगी, और ऑलरेडी ज्यादा रहेगी। हम ये भी समझते हैं कि जो ये मैंने यहां पर गाड़ी बनाई है, इस गाड़ी में दो टायरों के बीच की जो दूरी बताई है बी, आप भी जानते हो टायर ऑलमोस्ट गाड़ी के एंड वाले पोर्शन पे होते हैं। गाड़ी से बाहर तो निकाल नहीं सकते, एक्सट्रीम लोकेशन पे टायर रखते हैं ताकि बी की वैल्यू ज्यादा हो। तो बी ज्यादा रखते हैं हमेशा, एच छोटा रखते हैं, जिससे कि हमारी ये वाली वैल्यू हमेशा इस सेंट्रीफ्यूगल रेशियो से ज्यादा निकल कर आएगी। और अगर ये ज्यादा निकल कर आएगी तभी तो हमारी गाड़ी अवॉइड कर पाएगी टर्निंग को, तभी तो बची रह पाएगी। सो टू अवॉइड ओवर टर्निंग B बाई 2H शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू P बाई डब्ल्यू। क्या इतना समझ में आता है क्या सभी को, हाँ या ना? कृष्णा ने पूछा है, सर अगर हम प्लान और व्हीकल की डायरेक्शन देखें तो RA 0 होगा ना जब व्हीकल स्पीड में हो तो? समझो जरा इसको, डाउट आ गया है। ये गाड़ी ऐसे घूम रही है, सोचना जरा, गाड़ी ऐसे घूम रही है, ये ऐसे, तो ऐसे घूम रही है तो इस गाड़ी पे बाहर तरफ ऐसा फोर्स लगेगा, ये घूम रही है, ये घूम रही है, और बाहर तरफ फोर्स लगेगा तो ये यहां से पलटने की ऐसी कोशिश करेगी। तो पलटने की ऐसी कोशिश करेगी तो सबसे पहले ये वाला टायर कांटेक्ट छोड़ेगा, कौन सा वाला, ये वाला टायर कांटेक्ट छोड़ेगा। सारा लोड तो इसी पे आ रहा होगा ना, सारा लोड तो इसी पे आ रहा हो, तो आरए कहां से 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हमारे पास यहां पर P बाई डब्ल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू B बाई 2H अगर ओवरटर्निंग अवॉइड करना है तो। ठीक है, दूसरा वाला केस देखते हैं। अगर मान लो मुझे ओवरटर्निंग अवॉइड करने के अलावा, इफ आई वांट टू अवॉइड लेटरल स्किडिंग, अगर लेटरल स्किडिंग अवॉइड करना है तो आपको क्या लगता है, हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो हमारा फ्रिक्शन फोर्स से कम होना चाहिए। कम हुआ तो कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी बात है, लेटरल स्किडिंग नहीं होगी। अगर बराबर भी हो गया तो भी नहीं होगी, क्योंकि हम कर्व पे चल रहे हैं, जितना ये फोर्स लगा रहा है उतना ही फ्रिक्शन लगा रहा है, तो हम कहीं जाएंगे नहीं, हम आराम से कर्व पे चलते चले जाएंगे। तो लेटरल स्किडिंग अवॉइड करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शुड बी लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, तो P शुड बी लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स F इंटू डब्ल्यू। F इंटू डब्ल्यू से हमारे पास कंडीशन ये बनती है कि P बाई डब्ल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू लेटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये बात समझ में आती है कि हमारा अब अगर हमें लेटरल स्किडिंग अवॉइड करवाना है तो P बाई डब्ल्यू हमारा कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन से कम होना चाहिए। ठीक है, हो भी सकता है, ये दोनों कंडीशन है। अगर मुझे दोनों से ही बचाना है, अगर मुझे दोनों से ही बचाना है कि मेरी गाड़ी कर्व पे चलते चलते ना तो ओवरटर्न करे और ना ही लेटरली स्किड करे, तो उस केस में क्या करते हैं समझते हैं जरा। टू अवॉइड बोथ
lateral skidding एंड ओवरटर्निंग, दोनों से ही हमें बचाना है। तो इसका मतलब ये कि हमारा रेजिस्टिंग मूवमेंट इससे ज्यादा होना चाहिए और हमारा फ्रिक्शन फोर्स भी इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी जाकर ये बचेगी। तो इसमें से ये वाली कंडीशन को उठाते हैं, ये वाली कंडीशन को उठाते हैं, हम लिख सकते हैं देयरफॉर P by W शुड बी लेस देन इक्वल टू, शुड बी लेस देन इक्वल टू छोटा होना चाहिए इससे भी और इससे भी, शुड बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ B by 2H एंड F और B by 2H दोनों में से जो छोटा होगा उससे भी छोटा या बराबर होना चाहिए हमारा P by W। अगर ऐसा हुआ तो दोनों ही अवॉइड हो जाएंगे, ना तो लेटरल स्किडिंग होगी और ना ही हमारे पास ओवरटर्निंग होगी। क्या इतनी बात समझ में आती है क्या बेटा सभी को? इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? हाँ या ना? क्लियर है सभी को इतना? चलिए ठीक है, मिनिमम ऑफ F एंड B by 2H। अगर मान लो मैंने आपसे कंडीशन कह दी कि सर कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि हमारी गाड़ी फिसली ही नहीं, हमारी गाड़ी फिसली ही नहीं और हम कर्व पे चले, मतलब हम नहीं, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं कि सर हमने रोड पे खड़े खड़े एक बार देखा कि एक गाड़ी ऐसे टर्न ले रही थी, टर्न ले रही थी और टर्न लेते लेते वो गाड़ी बाहर तरफ फिसली ही नहीं और ओवरटर्न कर गई। सर ये वाला केस कौन सा है, इसको बात कर लेते हैं। तो हमारे पास कौन सा केस बन गया? फोर्थ, vehicle overturns prior to lateral skidding। हमारी व्हीकल ओवरटर्न कर गई लेटरल स्किड करने के पहले, कि ऐसा पल आया कि गाड़ी चल तो रही थी रोड पर, वो रोड पर चल रही थी, ये रोड पर चल रही थी, बाहर तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने इसको बाहर तरफ धकेला ही नहीं और डायरेक्टली ओवरटर्न कर दिया। तो मुझे उस केस में बताओ, व्हीकल ओवरटर्न तो कर रही है, ओवरटर्न कर रही है मतलब क्या ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा हो गई? देयरफॉर P by W is greater than, therefore P by W is greater than B by 2H। ओवरटर्न तो कर गई लेकिन लेटरली स्किड नहीं कर रही है, स्किड नहीं कर रही है मतलब, स्किड नहीं कर रही है मतलब P by W is still less than F। तो हमारे पास P by W is still less than equal to F। तो हमारे पास ये वाली कंडीशन क्या बताती है? ये कंडीशन बताती है नो लेटरल स्किडिंग, और ये वाली कंडीशन बताती है बट ओनली ओवरटर्निंग। तो व्हीकल ओवरटर्न कर गई लेटरल स्किड किए बिना, तो कंडीशन उसमें क्या बनती है कि F इज ग्रेटर देन इक्वल टू P by W, बट P by W इज ऑल्सो ग्रेटर देन B by 2H। बात समझ में आती है क्या? हाँ या ना? ठीक है, हमारे पास अगली कंडीशन क्या? अब मुझे इस डायग्राम की रिक्वायरमेंट ही नहीं, सारी चीजें माइंड में क्लियर है, तो मैं इस डायग्राम को हटा देता हूं यहां से, और यहां पर बना लेता हूं अगला केस। अगला केस क्या है हमारे पास? फिफ्थ वाला केस है, व्हीकल skids prior to overturning। व्हीकल स्किड्स प्रायर टू ओवरटर्निंग। तो व्हीकल स्किड कर रही है,
स्किड कर रही है, इसका मतलब क्या, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस। तो हमारे पास हम कह सकते हैं P बाई डब्ल्यू इज ग्रेटर देन F। तो इसका मतलब ये स्किड कर रही है, स्किड तो कर रही है लेकिन ओवरटर्न नहीं कर रही। ओवरटर्न नहीं कर रही मतलब ये वाली वैल्यू अभी भी इससे छोटी या इसके बराबर है, तो P बाई डब्ल्यू इज स्टिल लेस देन इक्वल टू B बाय 2H। तो इसका मतलब आज भी वही है, इसका मतलब आज भी वही है कि हमारे पास B बाई 2H अगर इससे बड़ा या इसके बराबर हुआ तो नो ओवरटर्निंग, और P बाई डब्ल्यू अगर F से बड़ा हो गया तो इसका मतलब बट लेटरल स्किडिंग। बात समझ में आ गई क्या? तो रिलेशनशिप ध्यान रखने, एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि P बाई डब्ल्यू होता क्या है, किसके बराबर होता है। हमारे पास अगर ओवरटर्निंग से बचाना है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर लेटरल स्किडिंग से बचाना है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर दोनों से बचाना है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर व्हीकल को ओवरटर्न कराना है बिना लेटरल स्किड कराए तो क्या होना चाहिए, और अगर व्हीकल को स्किड करवाना है बिना ओवरटर्न कराए तो क्या होना चाहिए। मतलब करवाना नहीं है हमें, लेकिन अगर व्हीकल ऐसा कर देती तो क्या होता है। अभी आप लोगों ने ये लिख लिया है क्या जो मैंने लिखवाया है अभी तक? अगर समझ में आ गया है तो इसे लिखना चालू करें, ठीक है। इफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट नाउ स्टार्ट राइटिंग इट डाउन, ठीक है। प्रॉपरली इसे मेंटेन करते चले जाए। कहां से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट करना है। इन जनरल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r के बराबर होता है। वेलोसिटी व्हीकल है, रेडियस ऑफ कर्व है, और ये है हमारे पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई पूछे कि वेलोसिटी बढ़ने से क्या है बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ेगा, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में बढ़ेगा। रेडियस बढ़ाने से क्या है बढ़ता है, नहीं, रेडियस बढ़ाने से घटता है। क्या मास बढ़ाने से बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। ये हमारे पास वैल्यू को हमने ट्रांसफॉर्म किया, रेशियो डिफाइन किया, और फिर ये अलग अलग केसेस डिफाइन किए, जिसमें से 5 केसेस हैं। लिखना चालू करें। तो हमें समझ में क्या आया यहां से? सर समझ में तो कुछ भी नहीं आया, जो आपने बोला वो हमने सुन लिया और हमने लिख लिया, समझ में तो कुछ भी नहीं आया। अरे समझ में ये आया कि हॉरिजॉन्टल कर्व पे अगर रोड एकदम प्लेन है, एकदम हॉरिजॉन्टल है, तो उसमें दो दिक्कतें आ रही हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे व्हीकल को ओवरटर्न करा सकता है या लेटरली स्किड करा सकता है। तो ये दिक्कतें थी जब तक सुपर एलिवेशन नहीं है। अब सुपर एलिवेशन देंगे तो ये दोनों दिक्कतें खत्म होंगी। कैसे खत्म होंगी जरा इस पर विचार करते हैं। तो एक नोट लिखिएगा, एक नोट लिखिएगा, एक नोट लिखिएगा। जब हॉरिजॉन्टल कर्व पर, नोट लिखिएगा, हिंदी में ही लिखें, जब हॉरिजॉन्टल कर्व पर, जब हॉरिजॉन्टल कर्व पर, जब हॉरिजॉन्टल कर्व पर सुपर एलिवेशन नहीं होता है, जब हॉरिजॉन्टल कर्व पर सुपर एलिवेशन नहीं होता है, तो व्हीकल के, जब हॉरिजॉन्टल कर्व पर सुपर एलिवेशन नहीं होता है तो व्हीकल के ओवरटर्न या लेटरल स्किड होने के, व्हीकल के ओवरटर्न या लेटरल स्किड होने के, लेटरली स्किड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेटरली स्किड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया जाता है। सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं वही अगला टॉपिक कि सुपर एलिवेशन होता क्या है, जिससे ये दोनों समस्याएं अपने आप में घट रही है। तो सुपर एलिवेशन, या तो सुपर एलिवेशन कहते हैं, या इसे कैंट कहते हैं, या इसे बैंकिंग कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप अपने किसी कर्व पर, ठीक है, ऑन अ कर्व,
ठीक है, कोई एक कर्व है, इस कर्व में व्हीकल ऐसे ऐसे चल रही है, तो ये समझ में आता है कि ये वाली हमारी आउटर एज होगी और ये वाली हमारी इनर एज होगी, और ये रही हमारी वही व्हीकल। ये इस पर चल रही है, ठीक है, ये इस पर चल रही है, और इस व्हीकल के चलते हुए इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो सुपर एलिवेशन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप अपने रोड को, ठीक है, आउटर एज से उठा देना विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज, आउटर एज से उठा देना विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज, कि इससे बाहर तरफ लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काउंटर बैलेंस हो जाए हमारे रोड के उठाने से। क्या हो जाए? काउंटर बैलेंस हो जाए हमारे रोड के उठाने से। तो एक काम करते हैं, इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को उठा देते हैं, ठीक है, इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को उठा देते हैं। तो हमारे पास अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन विल लुक लाइक समवॉट लाइक दिस। ये है आउटर एज, ये है इनर एज। आपने अपनी आउटर एज को कुछ उठा दिया, एलिवेट कर दिया, राइज करा दिया, तो इसे कह दिया मैंने, कितना राइज करा दिया मैंने, उसे कह दिया ई। रोड की विड्थ को मान लेते हैं बी के बराबर अभी के लिए। तो आपके पास यहां पर ये जो थीटा है, हियर दिस टेन थीटा ही, ये थीटा ही जो है ये हमारे लिए सुपर एलिवेशन कहलाता है। ई क्या कहलाता है? ये थीटा, कि कितने से आपने उठाया है, इनर एज के रिस्पेक्ट में आउटर एज को कितना उठाया है। तो टेन थीटा इज रेफर्ड एज सुपर एलिवेशन विच इज इक्वल टू ई बाई बी, विच इज इक्वल टू ई बाई बी। अब देखते हैं जरा कि ये कैसे काउंटर बैलेंस कर रहा है, ये कैसे काउंटर बैलेंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो हमारे पास केस है कि ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, लेकिन आपने तो अपने रोड को कुछ उठा दिया है ऊपर। ये इनर एज, ये आउटर एज, और रोड को हमने उठा दिया। सर इस रोड को उठाने से हमारे पास होगा क्या? फिर से वही बात करते हैं, फिर से वही बात करते हैं कि यार इस रोड पर जब व्हीकल चल रही होगी तो व्हीकल कुछ ऐसी दिखाई देगी। ये व्हीकल कुछ ऐसी दिखाई देगी। अच्छा ऐसी दिखाई देगी तो सर इसमें होगा क्या? भाई सिंपल सी कंडीशन है, दुनिया में हमेशा अभी तक यही हुआ है कि अगर ये गाड़ी का सीजी है तो इस गाड़ी के सीजी से एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड इसका वेट एक्ट करता है W इज इक्वल टू mg के बराबर। लेकिन अगर हमने इस गाड़ी को या इस रोड को थीटा से एलिवेट करा दिया तो हमारे पास इसी वेट के दो कंपोनेंट बढ़ जाएंगे, एक ये और एक ये। देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये थीटा है, यही थीटा यहां पर भी होगा, तो ये वेट हो जाएगा W cos थीटा और ये हो जाएगा W sin थीटा। हाँ या ना? ये तो सिर्फ गाड़ी के लिए हमने इमेजिन किया, लेकिन जब कर्व पर चल रहे हैं, कर्व पर चल रहे हैं तो बाहर तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है mv स्क्वायर बाय आर पे। कर्व है तो कर्व का रेडियस है, व्हीकल चल रही तो व्हीकल की वेलोसिटी है, मास इसका अपने आप में है ही सही। तो उस केस में
इस पर लगने वाला जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, P, वो कैसा लगेगा? वो पैरेलल टू दी सरफेस लगेगा, पैरेलल टू दी प्लेन सरफेस लगेगा। इसका कोई लेना देना नहीं होता इस स्लोप से। अगर ये इस तरह लग रहा है तो हमें समझ में आता है कि इसका हमारे पास एक कंपोनेंट पैरेलल टू दी स्लोप सरफेस लिया जा सकता है P cos थीटा के बराबर, और एक इसका कंपोनेंट यहां पर लिया जा सकता है P sin थीटा के बराबर। ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, हमारे पास अगर हम चाहते हैं, ठीक है, कि सर ऐसी कंडीशन में अगर इस गाड़ी पर ये वाला फोर्स पैरेलल टू दी स्लोप सरफेस लग रहा है और अगर ये गाड़ी को उधर खींचने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन इसको इधर लेकर आएगा, फ्रिक्शन इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो उस केस में हमारे पास ये एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा हमारे पास? ये एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है भाई, सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो मैं बोलते चले जा रहा हूं, क्या वो सारी चीजें क्लियर होती जा रही है या नहीं? हां या ना? ठीक है, तो अगर मान लो मैं यहां पर लेकर चलूं, ठीक है, ठीक है, फॉर दी above condition of equilibrium, that is vehicle is not overturning or laterally skidding due to super elevation, we can write equation balancing forces parallel to स्लोप, पैरेलल टू स्लोप। ठीक है, स्लोप के पैरेलल हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो स्लोप के पैरेलल इक्वेशन रखो, क्योंकि स्लोप के पैरेलल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि व्हीकल चल तो ऐसे रही है, लेकिन ना इधर जा रही है और ना इधर जा रही है, ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है। तो इस कंडीशन में तो बैलेंस है, तो उधर लगने वाले फोर्सेस आर इक्वल टू इधर लगने वाले फोर्सेस। हाँ या ना? तो हमारे पास देयरफॉर P cos थीटा इज इक्वल टू, दो फोर्सेस हैं, कौन कौन से? F प्लस W साइन थीटा। ठीक है, हमारे पास, मुझे इतना बता दो, ठीक है, सिंस वी नो दैट F इज इक्वल टू F इंटू W, ठीक है, सॉरी, F इंटू N, हियर N इज, क्या है N? नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू स्लोप। तो ये नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू जो स्लोप लगेगी, ये किसके बराबर होना चाहिए? वेयर N इज नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू स्लोप, विच इज इक्वल टू, किसके बराबर हो जाएगा N? विच इज इक्वल टू W cos थीटा प्लस P sin थीटा के बराबर।
तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एफ इज इक्वल टू एफ इंटू डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस पी साइन थीटा। हाँ या ना? तो हमारे पास अब इसी इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, ठीक है। ऑल्सो देयरफॉर पी कॉस थीटा इक्वल टू एफ की जगह क्या लिख दूं? ये लिख दूंगा एफ डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस पी साइन थीटा प्लस डब्ल्यू साइन थीटा। मार्कर चेंज कर लेते हैं, प्लस डब्ल्यू साइन थीटा। हाँ या ना? एक काम करते हैं, इसमें से लेट अस डू वन थिंग, इसको पूरा ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको जो है वो पूरा ब्रेक कर लेते हैं और हम एक तरफ लेकर आना चाहते हैं P के टर्म्स, एक तरफ लेकर आना चाहते हैं W के टर्म्स, ठीक है। तो उसके लिए वर्क करते हैं। P cos थीटा इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस एफ पी साइन थीटा प्लस डब्ल्यू साइन थीटा। इसमें से एक काम करते हैं, ये वाला टर्म इधर ले आते हैं, तो ये बनेगा P cos थीटा माइनस एफ पी साइन थीटा इक्वल टू, सिर्फ दो टर्म बचेंगे ये वाले, एफ डब्ल्यू कॉस थीटा प्लस डब्ल्यू साइन थीटा। एक चीज समझ में आ रही है कि यहां से P कॉमन ले लो, यहां से W कॉमन ले लो, तो P कॉमन लेने पता चला ये बनता है कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। यहां पर से W कॉमन लेने पता चलता है, बचता है एफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। एक काम करते हैं, W को इधर नीचे लेते हैं, इसको इधर नीचे भेज देते हैं, तो ये बनेगा P बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, नहीं माइनस एफ साइन थीटा। भाई देखकर बता दो कि आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। देख के बता दो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इफ देर इज नो कंफ्यूजन देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। प्लस होगा कहां पे? प्लस होगा, हाँ ये बता दो मुझे। मुझे तो इक्वेशन बहुत पास से कुछ ऐसी दिखाई देती है कि P cos थीटा तो इन दोनों के बराबर होगा, तो ये तो सही लिखा है। फिर F जो है वो F इंटू एन और N जो है वो W cos थीटा प्लस थीटा, ये भी सही लिखा है। फिर F को रिप्लेस किया तो ये लिखा, और ये लिखा तो ये भी सही लिखा है। फिर इसको पूरा खोल दिया तो फिर ये भी सही लिखा है, और इसमें से इसको उधर लिखा तो ये माइनस में आ जाएगा और ये दोनों प्लस में आ जाएंगे, ये भी सही लिखा है, ठीक है। फिर इसको इधर भेज दिया तो ये टर्म ये बनेगी, इन दोनों को ऐसा लिखा तो ये टर्म ये बनेगी। फिर W नीचे लिया, P यहीं पर है, तो ये तो नीचे आएगा और ये प्लस में आएगा। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, पकड़ लिया बच्चे ने, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को ऊपर और नीचे दोनों तरफ cos थीटा से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को cos थीटा से डिवाइड कर लेते हैं। मैं क्या लिखता हूं यहां पर? रिप्लेसिंग P बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय जी आर से। अब याद आ रहा है ये P बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय जी आर कहां पर डिराइव किया था? ये वहीं से आया है, ठीक है। एंड डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड
डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। सर क्या होगा उससे? उससे जो होगा वो इस बोर्ड को रब करने के बाद दिखाई देगा। तो आप हेडिंग डालें सुपर एलिवेशन, कैंट और बैंकिंग, और फिर इसको यहां पर डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के बाद ये पूरा तामझाम लिखना चालू करेंगे, ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, और फिर इसके बाद की पिक्चर समझेंगे। तो आप हेडिंग डालिएगा सुपर एलिवेशन, कैंट और बैंकिंग, और फिर डिफाइन करें क्या इसका मतलब होता है। ठीक है, तो डालिएगा हेडिंग, हेडिंग डालिएगा सुपर एलिवेशन, कैंट और बैंकिंग, और डिफाइन करें रेजिंग ऑफ आउटर एज, रेजिंग ऑफ आउटर एज with respect to, raising of outer edge with respect to, raising of outer edge with respect to inner edge to counteract raising of outer edge with respect to inner edge to counteract the centrifugal force, to counteract the centrifugal force and to reduce the, to counteract the centrifugal force and to reduce the tendency of vehicle to overturn, and to reduce the, and to reduce the, and to reduce the tendency of vehicle to overturn, and to reduce the tendency of vehicle to overturn, and to reduce the tendency of vehicle to overturn, and to reduce the tendency of vehicle to overturn। ठीक है, लिख लिया इतना। अब ये डायग्राम बनाए, बाजू में ये बनाए, फिर ये डायग्राम बनाए, फिर ये लिखें, फिर ये लिखें जल्दी से। आप लोगों को एक खबर तो मिल ही गई होगी, दिन रात कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत इंटरनेट का यूज करते रहते हैं। आप मेरी बातें सुनते तो रहिएगा, लेकिन साथ में लिखते भी रहिएगा। ठीक है, ये हम लोग अपनी आदत नहीं भूलेंगे, है ना। आदत अपने को रखनी ऐसी ही है कि हम पढ़ते भी चले जा रहे हैं और बातें सुनते भी चले जा रहे हैं और समझते भी चले जा रहे हैं। तो एक जो न्यूज आप लोगों को ध्यान में आ गई होगी कि ये गवर्नमेंट ने, जो अभी जो गवर्नमेंट पावर में है, ये हो सकता है इनकी प्लानिंग हो कि अपन चुनाव तो करवा ही लेते हैं, चाहे कोविड केसेस बढ़ रहे हो, क्या फर्क पड़ता है, चुनाव करवा लेते हैं। चुनाव में अपन अपना बहुमत हासिल कर लेते हैं, और जब लोग अपने को क्रिटिसाइज करेंगे तो फिर अपन एक बम फोड़ेंगे कि अब सभी लोगों को वैक्सीन लगेगी। सिर्फ 45 साल से ऊपर नहीं, सिर्फ 60 साल से ऊपर नहीं, 18 साल से ऊपर वाले सभी को वैक्सीन लगेगी। 18 साल से नीचे वाले हैं वो सब बच्चे स्कूल वाले हैं। ठीक, तो स्कूल वाले बच्चे अभी भी घर पे रह सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? उनके एजुकेशन होने या नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है? 1 साल 2 साल 3 साल नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? बच्चों का भविष्य तो है, आगे चल के सुधर जाएगा। ये गवर्नमेंट की थिंकिंग है। ठीक है, तो जरा सा थोड़ी सी गलत है। ठीक है, तो बहुत लंबा समय नहीं है। ठीक है, वैक्सीनेशन हो जाएगा और फिर उसके बाद फिर से पटरी जो है वो जो रेल है वो पटरी पर आ जाएगी। तो लिख लिया सभी लोगों ने इतना। ये वो टाइम था जिसको हमने वेस्ट नहीं किया, है ना। ठीक है, तो अब लिख लिया हो सभी ने, तो हम इसको आगे बढ़ाएं। अबे सुनते रहा करो और लिखते भी रहा करो, सिर्फ सुनते मत रहा करो, प्रवचन थोड़ी चल रहे। चलिए ठीक है, तो हमारे पास P बाई डब्ल्यू को V स्क्वायर बाय GR से रिप्लेस करा, और दोनों को हमने क्या किया,
डिवाइड कर दिया cos थीटा से, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, v स्क्वायर बाय जी आर इज इक्वल टू f इंटू कॉस थीटा है तो वो बन जाएगा f प्लस टेन थीटा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा टेन थीटा बन जाएगा ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस f टेन थीटा। ठीक है, सिंस टेन थीटा इज इक्वल टू ई, तो लिख सकते हैं v स्क्वायर बाय जी आर इज इक्वल टू f प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई एफ। ठीक है, हमारे पास हम ये कह सकते हैं सिंस ई मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.07 एंड f is equal to 0.15, so E into f is equal to 0.07 into 0.15 is almost equal to 0.000 something. Therefore, taking EF is equal to 0. Therefore, taking EF equal to 0, EF को 0 ले लिया तो हम लिख सकते हैं E plus F is equal to V square by GR. E plus F is equal to V square by GR, and this is the relationship that we get जहां पर हमारे पास, ठीक है, ये V जो है ये मीटर पर सेकंड में होगा, ठीक है, R जो है हमारे पास ये मीटर्स में होगा और G जो है हमारे पास ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा। तो क्या हुआ फिर, ये हमारे पास ये मीटर पर सेकंड और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर है तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये भी हो गया, ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ये अपने आप में एक कोएफिशिएंट है और इसकी वैल्यू हमारे पास एक फ्रैक्शन के रूप में है, तो दोनों यूनिटलेस है और ये टर्म भी यूनिटलेस बन गई। तो हमारे पास सर ये ई मैक्स और एफ की वैल्यू कहां से आई, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ई की मैक्सिमम वैल्यू है 7% के बराबर, जिसको हम 0.07 लिख सकते हैं। तो हमने सिर्फ ये जानना चाहा कि ये वाली वैल्यू 1 में से अगर ये घटाना है और ये बहुत छोटी है, ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, तो 1 माइनस कुछ घटाऊं या 1 लिख दूं, बात एक ही पड़ेगी। तो हमारे पास टेकिंग ई एफ इज इक्वल टू 0, हमारे पास देयरफॉर 1 माइनस ई एफ इज इक्वल टू 1 के बराबर, 1 माइनस ई एफ इज इक्वल टू 1 के बराबर, ये हमारे पास निकल कर आती है कंडीशन। लेकिन अगर सर ये मीटर पर सेकंड की जगह किलोमीटर पर आवर में हुआ, तो किलोमीटर पर आवर में हुआ तो फिर आपको इसमें 0.278 का मल्टीप्लाई करके फैक्टर चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या लिख पाएंगे वहां पर, E प्लस एफ इज इक्वल टू 0.278 इंटू वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी आर, और इसी को आगे फॉरवर्ड करता हूं तो ये बनेगा E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। सर ये 127R कैसे आया भाई, 0.278 का हमने स्क्वायर किया, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में लिखा ना, तो ऐसे लिखाएगा, तो 0.278 का स्क्वायर किया और जी की वैल्यू रखा 9.81 और इनको डिवाइड करने पर 9.81 को डिवाइड किया इससे, तो ये 127 हो जाएगा। तो 127 आ गया हमारे पास। यहां पर ध्यान क्या रखना है कि v आप किस में रखोगे, किलोमीटर पर आवर में रखोगे, आर किस में रखोगे, मीटर में रखोगे, डायरेक्टली आपके पास सुपर एलिवेशन और एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो अब अगर आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर बैलेंस करना है तो कितनी स्पीड है, कितना रेडियस है, इतना फ्रिक्शन लगना है, तो कितना सुपर एलिवेशन चाहिए पड़ेगा, ये निकाला जा सकता है। बात समझ में आती है क्या?
तो इस बेसिस पर सुपर एलिवेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना सुपर एलिवेशन चाहिए कि हमारी गाड़ी ओवरटर्न ना हो, इसके न्यूमेरिकल्स हम कल की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लियर है क्या पॉइंट सभी को? इतना अगर इतना क्लियर है तो यहां तक लिखने के बाद यहां से लिखना चालू करें और यहां तक खत्म करें और इन दोनों फॉर्मूले को इंपॉर्टेंट मार्क करें। कृष्ण कुमार ने बोला कि नहीं लिखा था सर। क्या नहीं लिखा था आपने? मैंने वो तो मिटाया ही नहीं है जो नहीं लिखा था आपने। विनीत कुशवाहा ने बोल दिया बहुत बढ़िया। डन तो डन, सही बात है ये, डन तो डन। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं आपके कमेंट ही नहीं देख पाता हूं, फिर मैं रबी कर देता हूं डायरेक्टली। रोहित कोरी, रोहित कोरी को भी बहुत मजा आता है। आप लोगों के पास टाइम टेबल तो आ ही गया होगा। जो टाइम टेबल आया है उस टाइम टेबल में लिखा हुआ है कि टेस्ट होगा, और टेस्ट कहां तक होगा, तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग तक का जितना सिलेबस पढ़ लेंगे वहां तक का टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ठीक है, टेस्ट में अगर नंबर कम आए हैं किसी के, बहुत मार खाओगे। तो मारोगे कैसे? इतनी दूर से तो सिर्फ आपको बातों के ही बोल जो है उन बोलों से ही मार पड़ सकती है। ऑनलाइन मारेंगे, ठीक है, बोल के बहुत बढ़िया, ठीक है, पोस्ट करवा देना। चलिए ठीक है, लिख लिया सभी लोगों ने? अरे लिख लिया सभी लोगों ने? विनीत ने बोला है वाई, ठीक है। रोहित कोरी हैज डन फाइन, ठीक है। और बाकी सभी लोग लिख लिया? और रोहिणी लिख लिया? चलिए ठीक है, बढ़िया बढ़िया। बाकी लोग भी जल्दी से बताएं, हैव यू ऑल रिटन और नॉट? आशीष कुमार ने भी लिख लिया है, चलिए ठीक है, डन। श्वेता, चलो ठीक है, तो मतलब इस क्लास को यहीं पर एंड किया जा सकता है। ठीक है, कल की क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, और फर्दर इसी को और ज्यादा कि सुपर एलिवेशन देना चाह रहे हैं तो देंगे कैसे, कैसे प्रोवाइड करेंगे, रोड पे बनाएंगे कैसे, कितने प्रकार से, जैसा सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। अभी सिर्फ सुपर एलिवेशन के बेसिक्स पर सोचा है कि सुपर एलिवेशन देने का पर्पस क्या था। क्लियर है पॉइंट सभी लोगों को इतना? चलिए ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू, गुड बाय। कल की क्लास में दोबारा मिलते हैं सुबह 10 बजे।